अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर इजलास बुलाया गया है, कामयाब हो सकेगी हुकूमत? हुकूमत तो किसी और रीजन से कामयाब हो रही है जो आपको इत्तेहादी साथ है सर हुकूमत के? नजर आएगा इंशाल्लाह ताला, हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं। चलो बेटा चलो सर आज अपोजिशन कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह अपोजिशन तो कामयाब हो चुका है। 2 दफा हमने ना सिर्फ हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है, उनको भागने पे मजबूर कर लिया। आज भी हम अपना भरपूर मुखालफत करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत का अपोजिशन का कामयाबी ये है कि हम आज भी मुतहद हैं और कल भी मुतहद होंगे। हमने एक्सपोज किया है कि हुकूमत कितना कमजोर है, कितना उनका जो इत्तेहादिये हैं, लोग हैं, नाखुश हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर अपोजिशन इसी तरह मुतहद रहें, इसी तरह हुकूमत का पीछा करते रहें तो आज नहीं तो कल वो जरूर गिरेंगे। फोर्स लेजिस्लेशन रुकवा लेंगे आज? हम अपना भरपूर मुखालफत करेंगे। नंबर पूरे हैं या हमारा पूरा अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। जी बिलावल प्रोसीजर की बात है जनाब स्पीकर, हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गिनती करवाए हर बिल का। वो इसलिए कि आपका रूल्स के मुताबिक 1973 का जो जॉइंट सेशन का रूल्स है, अगर हम पॉइंट नंबर 10 पर आते हैं तो रूल 10 काफी वाज़े और क्लियर लिखा गया है कि जॉइंट सेशन की मंजूरी के लिए सिंपल मेजॉरिटी काफी नहीं है, पूरा जॉइंट हाउसेस का स्ट्रेंथ का मेजॉरिटी जरूरी है। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा सेनेट में 100 मेंबरान हैं और हमारा नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स है तो हुकूमत को 222 वोट्स प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, वरना वो कानून इस हाउस से मंजूर नहीं होगा। तो इसलिए हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हर बिल पे आप वोटिंग रिकॉर्ड करें और अपना ही 1973 के रूल 10 के मुताबिक अगर हुकूमत 222 वोट्स प्रोड्यूस नहीं करते तो वो कानून इस हाउस से मंजूर नहीं है। अगर आपकी इजाजत है तो मैं वो रूल आपको सुनाऊं स्पीकर। बड़े वाज़े तौर पे लिखा जाता है, मसलन आप लोग अपनी सीटें पे तशरीफ जब हमने अपनी सीट पे तशरीफ रखें। ऑर्डिनेंस को डिफीट करना है तो बड़ा वाज़े लिखे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, मगर जॉइंट सिटिंग के रूल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्रेम्ड है, जिस पे आपने ओथ लिया है कि आप इन रूल्स का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वहां रूल 10 इज वेरी क्लियर कि व्हेन अ बिल इज पास्ड इन अ जॉइंट सिटिंग विद और विदाउट अमेंडमेंट by the votes of the majority of the total membership of 2 houses, an authenticated copy signed by the Speaker shall be transmitted by the Secretary to the President under Article 75. तो ये अंग्रेजी में लिखा है, अगर किसी को अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है हम समझा सकते हैं। ये 1973 के रूल्स है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन में आप रब्बानी साहब आप देख ले। जी बिलावल साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, हम आपका ओहदा का भी एहतराम करते हैं, हम आपका कुर्सी का भी एहतराम करते हैं, हम इस पार्लियामान का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और हमारा मुझे पता है एसपी रूलिंग है हमारी, ठीक है। हमारा रिक्वेस्ट उतना ही है कि आप भी बड़ा मेहरबानी करके अपना ही कुर्सी का इज्जत करें, अपना ही ओहदा का इज्जत करें। आप और ट्रेजरी बेंचेस का मेंबर्स इस पार्लियामान का इज्जत करें। आपके पास अक्सरियत है, आप हुकूमती जमातें हैं, करना आपने वही है जो आप करना चाहते हैं, मगर काम करते हुए इस कौम से झूठ ना कहा जाए,
इस हाउस से झूठ ना कहा जाए, गलत बयानी हुकूमत के तरफ से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन जनाब स्पीकर, आपका दफ्तर से, आपका ओहदा से हम हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि आप अपना इज्जत करते हुए, अपना ओहदा का इज्जत करते हुए, जो बात आप करते हो, जब आप जबान देते हो, तो असद कैसर साहब अपना जबान नहीं दे रहा है, the custodian of the National Assembly of Pakistan अपना जबान दे रहा है। और जब when the custodian of the National Assembly of Pakistan राइटिंग में ऑपोजिशन के साथ तय करता है कि जो भी लेजिस्लेशन जॉइंट सेशन में लाया जाएगा उस पे पहले बात की जाएगी, जब पूरे कौम देखता है कि हुकूमत के वज़रा और स्पीकर साहब दोनों कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लेजिस्लेशन पे कंसेंसस बनाना चाहता है, तो उनको ये नजर आना चाहिए कि स्पीकर साहब भी वो कंसेंसस पैदा का कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत के वज़रा भी वो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ऑपोजिशन और अवाम को धोखा दे रहे हैं तो फिर उस जुर्म में, उस झूठ में आपका ओहदा को, आपका दफ्तर को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना सख्त मज़ाहमत के साथ हम इस प्रोसीजर पे एतराज कर सकते हैं, हमने आपके पास वफद भेज के एतराज किया है, इन राइटिंग में एतराज किया है, और आज पूरा का पूरा यूनाइटेड ऑपोजिशन नेशनल असेंबली का फ्लोर पे खड़ा होकर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये सेशन और दूसरे सेशंस चलाए जा रहे हैं वो पार्लियामान को और जमहूरियत को अंडरमाइन करते हैं। मैं जॉइंट सेशन का तरीकेकार के बाद आपकी जो मेन आइटम्स हैं इस एजेंडा पे, जो हमारे एतराजात हैं, वो हम जरूर रिकॉर्ड पे लाना चाहेंगे, आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से और जिस अंदाज से इस हुकूमत ने यकतरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा है कि एक हुकूमत पहले अज खुद ऑर्डिनेंस के थ्रू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश करे और अब वो बुलडोज करके इस ऐवान से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जबरदस्ती पास करवाना चाहते हैं। जैसे कायदे इस इख्तलाफ ने कहा, हमने मियां साहब के दौर में देखा, जब मियां साहब को 2/3 मेजॉरिटी दी गई, अगर उस वक्त का हुकूमत ये यकतरफा फैसला करता कि उन्होंने अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके जबरदस्ती कानून साजी करना है, जबरदस्ती इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ नहीं कर सकते थे। अगर वो ये फैसला करते कि आईन में तरमीम लेकर आना है और मेंबरान पार्लियामान वॉइस वोट से मुंतखब हो जाएंगे, तो हमें उनका फैसला मानना पड़ता। मगर इन्होंने बड़ा दानिशमंदी से एक पूरा कंसेंसस, उस वक्त जब आपका जमात इतना सख्त स्टैंड ले रहा था, हमने फिर भी उस माहौल में सब मिल बैठ के एक ऐसा कानून साजी किया जिसमें नून लीग भी मुत्तफिक, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मुत्तफिक, जिसमें जेयूआई और बाकी जमातों भी मुत्तफिक, और सबसे भरकर पीटीआई और पीटीआई के कारकुन और आज के जो वजीर है वो भी मुत्तफिक थे। आप इस किस्म का कदम आज भी उठाते, आपके इत्तेहादी एक पुल का किरदार ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अपना लेते, तो आज हम आपके सामने बैठ के जो पोर्शंस
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, जिस पे नून लीग मुत्तफिक है, जिस पे हम मुत्तफिक है, हम आपके साथ कानून साजी कर रहे होते। और अगर हम सब मिलकर कानून साजी करते तो अगला इलेक्शंस मुतनाज़ा नहीं होते, अगला इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होते, ये खान साहब का कामयाबी होता। मगर आज जो आप करने जा रहे हैं, जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जब तक उनका एतराजात है तब तक हमारा एतराजात है। आपसे एक मासूमाना सवाल है जनाब स्पीकर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक पार्लियामान में है, नेशनल असेंबली में है, आपके सामने उस दीवार पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला मौजूद है मगर काम नहीं करता। हम पार्लियामान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकते मगर इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि 20 महीने के अंदर किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हर पोलिंग स्टेशन में एक ऐसा कंप्यूटर लगाएगा जिसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। आप आज से इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना रहे हैं, हम आपसे अपील करते हैं आप अपना ओहदा का इज्जत करें, आप अपना ही बात पे आ जाए, जो बात आपने राइटिंग में हमसे दिया था। आज भी हम बैठते हैं, कल भी हम बैठते हैं, क्या जल्दी है, हम मिल बैठ के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए जिस पे ना मैं एतराज कर सकता हूं, ना शहबाज शरीफ साहब एतराज कर सकता है, जो इलेक्शन जीतता है उनका हुकूमत बने। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तो सवाल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी जबरदस्ती कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन का आईनी हक है कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी का है, ये तहफ़्फ़ुज़ और ये प्रोटेक्शन वोटर लिस्ट को और इलेक्शन कमीशन को आईन पाकिस्तान देता है। आपका आज कोशिश है कि कानून साजी के थ्रू आप आईन के खिलाफ वर्जी करें। आप कैसे कानून साजी के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन से छीन कर एक हुकूमती इदारा को नादरा का देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज अपना अक्सरियत इस्तेमाल करके ये पास भी कर ले। मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत के बेंचेस को बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। हमने ये आईन पाकिस्तान बनाया है जनाब स्पीकर, और आपका ये जो कानून है जो पाकिस्तान की आईन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसको हम चैलेंज भी करेंगे और अदालत में डिफीट भी करेंगे। आपका ये एक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत को इतना कंट्रीब्यूट करते हैं उनको वोट का हक देना चाहते हैं, उनका नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। ये इस मौकिफ का हमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, इस मौकिफ का हमायत मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया है, मगर आप इसके बावजूद यकतरफा जबरदस्ती अपने तरीका का कानून साजी करना चाहते हो। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हम भी ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं, नुमाइंदगी का हक देना चाहते हैं। आजाद कश्मीर में उनका एक तरीक़ेकार है कि वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी का नुमाइंदगी अपना पार्लियामान में करते हैं। हमारा अपील था कि जैसे आजाद कश्मीर में होता है वैसे पाकिस्तान में हो, जैसे आजाद कश्मीर के नुमाइंदे बैरूने मुल्क कश्मीरियों को नुमाइंदगी देते हैं वैसे हम भी दे सकते हैं। मगर हम आपका तरीका कैसे मान सकते हैं, आपका सजेशन को कैसे मान सकते हैं जब आप कह रहे हो
کہ جو پیرس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو کیلیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو برطانیہ میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, وہ قبائلی علاقوں کے, وہ بلوچستان کے, وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے, ان کا اپنا نمائندہ ہو, ان کا اپنا الیکٹورل کالج ہو, جس کے تحت وہ اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی کرے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور رزلٹ ملتان کا ہو, ووٹ کیلیفورنیا میں ڈلے اور ووٹ نکلے سبی سے. یہ ان پاکستانیوں جو اس حکومت کی تاریخی مہنگائی بھگت رہے ہیں, جو اس حکومت کا تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت بھگت رہے ہیں, ان کا آواز ڈائلوٹ کرنے کی کوشش ہے, ان کے آواز دبانے کی کوشش ہے. اس میں ہم حکومت کو کیسے کامیاب ہونے دیں گے؟ جناب اسپیکر, آپ اس جوائنٹ سیشن میں پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل کسی کو یہ اجازت دی گئی ہے, نہ آج ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو. اس حکومت کا بدنیتی پہ مبنی ایک کوشش کچھ سالوں سے چل رہا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوائے. انہوں نے پہلے رات کے اندھیروں میں کسی کو بتایا بغیر آرڈیننس نکال کے ایک بھارت کی جاسوس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا, مگر اس بھارت کی جاسوس نے آپ کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا, آپ کا NRO کو فائدہ نہیں لیا. تو آج آپ پاکستان کی پارلیمان کی توہین کر رہے ہو, آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم NRO دلوا دے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو ریلیف پہنچانا ہے تو وہ پاکستان کے غریب عوام جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف میں ہے, جو بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہے, ان کو آپ ریلیف پہنچائے. آج بھی ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو. پیٹرول کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. گیس کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو, یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو کہ ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے کہ آپ اس زبان کو استعمال کر کے بھارت کا جاسوس کلبھوشن یادو, جس پہ PTI کے کارکن الیکشن سے پہلے اس کا نام لے کے سیاست کرتے تھے, اب حکومت میں آ کے اس کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آخر پوائنٹ, اگر 2 پوائنٹس پھر میں ختم کر رہا ہوں. آپ نے IMF کی حکم مانتے ہوئے, IMF کی غلامی کرتے ہوئے, اسی IMF کا جس کے بارے میں وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا, وزیر اعظم نے ملک سے وعدہ کیا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا. اب 3 سال ہو چکے ہیں. اس IMF ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے, اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں, اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں. عام پاکستانی آپ کے غلط پالیسیز, آپ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں, اور آپ اس پارلیمان کو استعمال کر کے IMF کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو. پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے. پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے. عدالتی نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے. آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا, مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا, سینٹ سے بالاتر ہوگا, نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا. عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں, ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟
हम कहते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो पार्लियामान से बलतर है। अब आईएमएफ के कहने पे पार्लियामान के हाथ नहीं बांध सकते हो, ये भी आपका कोशिश नाकाम रहेगा। हम आपका इस कोशिश को भी इंशाअल्लाह ताला अदालत के सामने चैलेंज करेंगे जनाब स्पीकर। और जो मेरा आखिरी पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में है, जो आपने बड़े मेहरबानी से हमारा जॉइंट सेशन का एजेंडा का आखिरी आइटम पे, आइटम नंबर 60 पे सेंसस के बारे में पॉइंट उठाए है। इसके बारे में मुझे आई वांट टू ब्रिंग ऑन टू द रिकॉर्ड ऑफ द हाउस कि किस तरीके से इस कानूनी प्रोसेस का भी नॉर्म्स और रूल्स फॉलो नहीं किया गया। आई वुड लाइक टू रिमाइंड द हाउस कि इलेक्शन से पहले जो मुतनाज़ा सेंसस करवाया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एतराज किया, एहतजाज किया कि ये सेंसस ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये सेंसस दुरुस्त नहीं है। हमें कहा गया कि अगर सेंसस को इंटरम अप्रूवल नहीं दिया जाता तो इलेक्शंस डिले होंगे, शायद इलेक्शंस होंगे ही नहीं। तो इस शर्त पे हमने इंटरम उस सेंसस को उस इलेक्शन की हद तक माना था, मगर साथ साथ ये मुतालबा डाला था कि एक स्पेसिफिक पोर्शन का रीचेक किया जाएगा और उस रीचेक के फिगर्स अगर सेंसस से मैच नहीं करते तो हम सेंसस से एक बार फिर करवाएंगे। कुछ महीने पहले इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहां सारे सूबे की नुमाइंदगी है और सेंसस का बात एक बार फिर उठाया गया, तो सूबा सिंध ने ना सिर्फ सूबा सिंध का नुमाइंदगी करते हुए मगर साबिक कबायली इलाके के एतराजात भी मौजूद है, बलोचिस्तान के एतराजात भी मौजूद है। हमने उस फोरम पे भी अपना एतराजात रिकॉर्ड किए, मगर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि सारे सूबे के कंसेंसस के साथ सारे फैसले करते हैं। माजी में हर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मीटिंग है वो कंसेंसस के साथ फैसले किए, लेकिन पिछले मीटिंग में उससे पहले जब ये सेंसस का इशू उठा तो तारीख में पहली बार कंसेंसस से नहीं, मेजॉरिटी वोट से ये गलत सेंसस, ये मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूवल दिया गया। हुकूमत सिंध ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1547 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अग्रीव पार्टी को हक देता है कि उनका कोई शिकायत वो पार्लियामान को लिख के रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ही वो खत स्पीकर को मिलेगा वो फौरन पार्लियामान के हर मेंबर के पास उस सूबा का एतराजात पहुंचाएगा और अगला ही जॉइंट सिटिंग में उस इशू पे डिबेट होगा। ना जनाब स्पीकर, आपका अपना ऑर्डर ऑफ बिजनेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि आपने सूबाई सिंध के एतराजात मेंबर के दरमियान सर्कुलेट किए हैं, मगर मुझ तक वो एतराजात नहीं पहुंचे हैं, किसी एक ऑपोजिशन का मेंबर तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर हम कैसे इस मौजू पे डिबेट करेंगे? और ये मौजू कब तक डिले हो चुका है जनाब स्पीकर। आपका 1974 वो रिकॉर्ड में आपके सामने रखूंगा जो आपके पूरा रिकॉर्ड आप जरूर रखें, लेकिन ये हमारा हक है, हमसे नहीं छीना जा सकता है। आपने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पहले सेंसस पे जबरदस्ती अप्रूवल लिया है। ये मुतनाज़ा सेंसस बलोचिस्तान का हक पे डाका है, सूबा सिंध के हक पे डाका है। यूनाइटेड नेशंस के अपने रिपोर्ट के मुताबिक जो हर घर का एवरेज पॉपुलेशन है उनका नंबर्स
اور جو حکومت پاکستان کے نمبرز ہے اس میں تنازع ہے. نظر آتا ہے کہ ایک دو صوبوں میں یو این کے فگرز اور سینسس کا فگرز میچ کرتے ہیں، مگر جب صوبہ بلوچستان کی بات آتا ہے یا صوبہ سندھ کی بات آتا ہے تو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاپولیشن ہے سینسس اس سے کم دکھاتا ہے. یہ ہمارا ووٹ پہ بھی ڈاکہ ہے، ہمارا وسائل پہ بھی ڈاکہ ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس قسم کی ناانصافی نہ سینسس کے ایشو پہ ہونے دیں گے. اور جناب اسپیکر، ان دا لاسٹ CCI میٹنگ ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، میجورٹی اور ووٹنگ کے مطابق فیصلہ کیا گیا. اس بار پاکستان کی انرجی پالیسی کے مطابق صوبہ سندھ کے اعتراضات تھے، اس پہ بھی ہم نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کیا، اس پہ بھی ہم نے آپ کو اپیل کیا ہے اور اس کا رسپانس کا بھی ہم منتظر ہے. بہت ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ ڈبیٹ اس ہاؤس میں ہو سینسس کے ایشو پہ، اس ہاؤس میں ڈبیٹ ہو اس ملک کا انرجی پالیسی کے ایشو پہ. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پورے ملک مشکل میں ہے، ہر آدمی مشکل میں ہے، اور وہ پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مشکلات کا حل نکالیں، ان کا مسائل کا حل نکالیں. اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا حل نکالنے کے بجائے زبردستی EVMs پاس کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس پاس کر رہا ہے، IMF کی غلامی کر رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کے پیٹ پہ ڈاکہ ہے. اور متحد اپوزیشن آپ کے خلاف اس ہاؤس میں احتجاج کرے گا اور ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کرے گا، عدالت تک پہنچیں گے، پر آپ کو اس قسم کا ظلم نہیں کرنے دیں گے. اور آخری بار جناب اسپیکر، پلیز اگر آپ اپنا عہدہ کا عزت نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے؟ تھینک یو.